नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी के बारे में। इसमें बेसिकली जो फोकस रहेगा वो ओमरोन की पीएलसी पे रहेगा और मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा कि कैसे कैसे पीएलसी काम करती है, क्या होती है पीएलसी, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो देखिए, मार्केट के अंदर जो पीएलसी हैं वो डिफरेंट टाइप की पीएलसी आती हैं। जैसे आप ब्रांड को लेके देखो तो मित्सुबिशी की पीएलसी आती है, डेल्टा की, ओमरोन की, सीमेंस की, ठीक है, मित्सुबिशी की, एलन ब्रैडली की। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप की पीएलसी हैं। अभी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये पीएलसी मित्सुबिशी की है, ये वाली पीएलसी मित्सुबिशी की है, ये वाली पीएलसी भी मित्सुबिशी की है। ये एफएक्स सीरीज़ की पीएलसी है, ये क्यू सीरीज़ की पीएलसी है। ये पीएलसी सीमेंस की है, ये वाली पीएलसी भी सीमेंस की है। ये 1200 सीरीज़ की पीएलसी है, ये 1500 सीरीज़ की पीएलसी है। ये एलन ब्रैडली की पीएलसी है, ये ओमरोन की पीएलसी है, ये डेल्टा की पीएलसी है। तो ये जो पीएलसी होती हैं, इन सभी का काम एक ही होता है, ये सभी एक ही काम करते हैं। चाहे आप डेल्टा की पीएलसी लगाओ, चाहे आप मित्सुबिशी की पीएलसी लगाओ, चाहे आप सीमेंस की लगाओ, चाहे आप ओमरोन की लगाओ, आपका काम जो आप करना चाहते हो वो काम सभी से हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मित्सुबिशी की लगाऊंगा तो कुछ मेरे को अलग मिल जाएगा, डेल्टा की लगाऊंगा तो कुछ अलग मिलेगा। ये सभी पीएलसीज हैं, बट अलग अलग कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं, तो इसलिए ये अलग अलग आपको देखने के डिज़ाइन में देखने को मिल रही हैं। तो अब बात निकल के आती है कि कितनी पीएलसी सीखनी चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, पहले कैसे क्या करना चाहिए। जो बंदे फ्रेशर होते हैं वो कैसे स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल जो बंदे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं। तो उनको क्या करना है, उनका मेन फोकस होना चाहिए कि जो भी पीएलसी आप जहां पे भी काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कहीं साइट पे काम कर रहे हो, आपके पास जो पीएलसी लगी हुई है, आपकी मशीनों में जो लगी हुई है, चाहे वो मित्सुबिशी की लगी है, चाहे वो सीमेंस की लगी है, चाहे ओमरोन की लगी है, चाहे डेल्टा की लगी है, चाहे नेक्सन की लगी है, कोई भी लगी है, चाहे फटेक की लगी है, आप उससे स्टार्ट करो। उससे स्टार्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो चीज़ सीखोगे उसको रियल लाइफ में अपनी मशीनों पे देख पाओगे, सिमुलेट कर पाओगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब दूसरे जो बंदे ऐसे बंदे हैं कि जो अभी काम ही नहीं कर रहे, अभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि कैसे क्या है, क्या सिस्टम है, तो वो कोई भी पीएलसी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, उनको किसी भी मेक से वो स्टार्ट कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये सीखनी चाहिए या वो सीखनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अलग अलग सीरीज़ बना रखी है हर एक पीएलसी के लिए, कि आपको हर एक पीएलसी का थोड़ा सा बेसिक नो हाउ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने एक पीएलसी सीख ली, आपने मित्सुबिशी की सीख ली और आप सोच रहे हो कि एलन ब्रैडली भी अपने आप सीख जाओगे। आपने सीमेंस की सीख ली, आप सोच रहे हो कि डेल्टा की आप अपने आप सीख जाओगे। देखिए, पीएलसी सभी एक ही होती हैं, इनका प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी एक सा ही रहता है, बट जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, जो सॉफ्टवेयर की इंटरफेसिंग होती है, वो डिफरेंट रहती है। तो वो समझने की जरूरत पड़ती है। जो बेसिक डिजिटल प्रोग्राम होते हैं, मतलब कि ऑन ऑफ हो रहा है, डिजिटल वाले प्रोग्रामिंग है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है कि सिलेंडर चल रहे हैं, वाल्स वगैरह लगे हुए हैं, सिर्फ मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं सिंपल ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। तो उसमें तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक पीएलसी सीख ली मित्सुबिशी की, थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे, आप सीमेंस पे भी काम करने लग जाओगे, ठीक है। एलन ब्रैडली की सीख ली, थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे, ओमरोन पे भी काम करने लग जाओगे। पर देखिए, जहां पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग, डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगी, जहां पे ऐसी मशीनें होंगी, मान लीजिए एनालॉग जुड़ा हुआ है मशीनों के अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन जुड़े हैं, स्कैनर जुड़े हैं मशीनों के साथ, प्रिंटर जुड़े हैं, सर्वो लगी हुई हैं, मल्टीपल एक्सिस लगी हुई हैं, सर्वो जो है वो कम्युनिकेशन पे चल रही हैं, ठीक है। कहीं एसएससी नेट पे सर्वो चल रही है, कहीं ईथरनेट पे चल रही है, कहीं प्रोफीबस पे चल रही है, कहीं प्रोफीनेट पे चल रही है। तो वहां पे डियर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पीएलसी सीख ली और फिर 15 मिनट लगेगी आपको उस प्रोग्राम को पढ़ने में दूसरे की, और आप उसको कर ले जाओगे। नहीं, वहां पे आपको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर ही आप काम कर पाओगे, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बंदे काम करते हैं वो मेरी इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जहाँ छोटी छोटी मशीनें हैं, मान लीजिए डिजिटल ऑन ऑफ है, वहाँ पे तो कोई भी हो आपका काम चल जाएगा डिजिटल प्रोग्रामिंग में। बट जहाँ पे एडवांस कम्युनिकेशन आ गए, सर्वो आ गए, स्टेपर आ गए, नेटवर्किंग आ गई, इंटीग्रेशन आ गया, सर्वर आ गया, वहाँ पे नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए मैं अलग अलग सीरीज बनाता हूँ हर एक पीएलसी की, कि ये ओमरोन के लिए है, डेल्टा के लिए है, मित्सुबिशी के लिए। फोकस उस सीरीज के अंदर उसी पीएलसी पे रहता है कि आपको उस पीएलसी का बेसिक नो हाउ क्लियर हो जाए और आप बेसिक नहीं एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर पाओ,
ठीक है, तो आज का जो एजेंडा रहेगा इस वीडियो के अंदर वो फोकस रहेगा हमारा ओमरोन की पीएलसी के ऊपर। ये थोड़ी सी बातें मैंने इसलिए डिस्कस करी क्योंकि बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे ना जो बंदे नए सीखने के लिए आते हैं जिनको पता नहीं होता उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि यार इतनी सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक चीज पे काम करने के लिए उसमें टाइम देना पड़ेगा, उन चीजों पे काम करना पड़ेगा, उनको अपने हाथ से निकालना पड़ेगा, तभी आप काम करने के लायक हो पाओगे। नहीं तो आप चाहे कितना ही करते रहो, आप एक लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। और डिजिटल के अंदर हो सकता है कि डिजिटल है तो डिजिटल में आप करके ले जा सकते हो, निकाल सकते हो, बट जहां पे एडवांस आ जाएगा वहां पे आप नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पीएलसी की जरूरत कहां पे पड़ती है। कोई भी मशीन, कोई भी आपने ऐसा देखा होगा जहां पे मशीन्स रहती हैं हमारी, तो मशीन को हमें जहां पे भी हमें ऑटोमेशन प्रोसेस की जरूरत है, कुछ काम कर रहे हैं हम ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। कोई भी प्रोसेस ऐसी ऑटोमेट करनी है, हमें किसी भी मशीन को ऑपरेट करना है। अब वो मशीन इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है। इंडस्ट्री में कोई प्रेस मशीन हो सकती है, कटिंग मशीन हो सकती है, ठीक है, कोई भी XYZ आपको हो सकता है। डोमेस्टिक भी हो सकती है। डोमेस्टिक बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, जैसे होटलों के अंदर डिश वॉशर लगा होता है, ठीक है, डिश जो प्लेट धोने के लिए मशीन आती है, रोटी बनाने वाली मशीन हो सकती है, ओवन हो सकता है। तो आपका कुछ भी एप्लीकेशन हो सकती है जिसपे आप पीएलसी के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। मतलब पीएलसी का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे किसी भी मशीन को आपको ऑटोमेटिक मोड के अंदर रन करना है, कोई मशीन आपको चलानी है, कुछ भी प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक करनी है, चाहे वो डोमेस्टिक चाहे वो इंडस्ट्रियल, आप वहां पे पीएलसी लगा सकते हो। आप पीएलसी अपने घर में भी लगा सकते हो। अपने घर के अंदर भी मान लीजिए आपको अपनी हाउस की लाइटिंग है, आप घर की लाइटिंग को ऑटोमेटिक करना चाहते हो कि 6 बजे मेरी लाइट ऑन हो जाए, 6 बजे लाइट मेरी ऑफ हो जाए, या घर में आपने सेंसर लगा दिया कि आपके रूम में जैसे ही कोई आए तो लाइट जल जाए, रूम से जैसे ही बाहर जाए आपकी लाइट बंद हो जाए, ठीक है, या आप रिमोट से कोई सेंसर वगैरह लगा के प्रोग्रामिंग करके रिमोट से अपने फैन को ऑन कर सकते हो, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप पीएलसी से कर सकते हो, ठीक है। पीएलसी का इस्तेमाल आप कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो और चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अभी जैसे आप देखोगे कि ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस आपको चाहिए जहां पे आपको ऑटोमेशन करना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट डालो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका बन के निकल आए, तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। ये फ्रेशर बंदों के लिए भी है जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि पीएलसी कहां लगती है, तो आप उसको बता सकते हो कि पीएलसी को काफी वाइड रेंज है, काफी बड़े एरिया में लगा सकते हो, लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ यही कर सकते हो। तो जहां पे भी ऑटोमेशन करना है, आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप पीएलसी अपनी लगा सकते हो। अब मशीन्स डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं आपके, कटिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है जी, प्रेसिंग, कुछ भी, वेल्डिंग, कहीं पे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो सकती है। तो पीएलसी का जो इस्तेमाल है बेसिकली एसपीएम मशीन को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। जो एसपीएम मशीन रहती हैं उनको ऑटोमेटिक मोड में चलाने के लिए पीएलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो मशीन्स हैं उसके अंदर जब हम पीएलसी लगाते हैं तो वो काम कैसे करती है ये भी समझना बड़ा जरूरी है। देखिए आपने पीएलसी ले लिया, अब आपको उस मशीन को पीएलसी से चलाना है। आप चाहते हो कि आपकी जो मशीन है वो पीएलसी से ऑटोमेटिक मोड में चले, या ऑलरेडी आपके पास कोई मशीन लगी हुई है जिसमें एक पीएलसी लगी हुई है, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, आप उसको ठीक करना चाहते हो। तो ये चीज़ होने के लिए, ये चीज़ करने के लिए आपको समझना है कि मशीन कैसे काम करती है। तो मशीन बेसिकली जो काम करती है, मशीन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इनपुट रहती है, ठीक है, जहां से आप ऑपरेटर जो है या जो मशीन चलाने वाला बंदा है वो मशीन को इनपुट देता है, ऑपरेट करता है। दूसरा एक कंट्रोलर रहता है, ये जो सारे इनपुट हैं उस मशीन में कंट्रोलर के पास जाती हैं, वो कंट्रोलर उस मशीन को कंट्रोल करता है, सारी प्रोग्रामिंग, सारी कंट्रोलिंग इस कंट्रोलर के अंदर रहती है। ये बेसिकली कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा रहता है, जो मशीन पे कंट्रोल पैनल लगा रहता है। उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस होती है किसी भी मशीन की कि आपको जो इनपुट है वो इनपुट देना है यूजर को, ठीक है। इनपुट क्या, यूजर क्या है, इनपुट देगा, इनपुट कहां जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, और कंट्रोलर क्या होगा, आपका पीएलसी होगा, जिसकी सहायता से पूरी की पूरी मशीन कंट्रोल होगी। इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी पीएलसी के अंदर प्रोग्राम पड़ा होगा, पीएलसी उस प्रोग्राम को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा और आपकी जो मशीन है वो चलने लग जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक ब्लॉक डायग्राम है मशीन का कि मशीन कैसे चलती है। 3 पार्ट रहते हैं मशीन के अंदर, पहले इनपुट देना, इनपुट को प्रोसेस करता है कंट्रोलर, और उसके बाद मिलती है आपको आउटपुट।
आउटपुट। तो आपकी जो बेसिकली दिक्कत आती है मशीन में, अगर मान लीजिए कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रही तो इन 3 सेक्शन के अंदर ही दिक्कत होगी। आउटपुट मिलने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपके पास इनपुट आनी चाहिए। तो पहले आपकी कंडीशन ये हो सकती है कि इनपुट आपकी नहीं आ रही। फिर दूसरा, इनपुट तो आपकी आ रही है, कंट्रोलर से आपकी आउटपुट नहीं निकल रही, तो आपको वो कंडीशन चेक करनी है प्रोग्राम के अंदर कि क्या कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो पा रही, जो कंट्रोलर आउटपुट नहीं निकाल रहा। या फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कंट्रोलर तो आउटपुट दे रहा है बट आपकी फील्ड में जो रिले वगैरह लगी हुई है, जो मोटर वगैरह है, वो नहीं चल रही। तो आपको इस हिस्से को चेक करना है कि इस हिस्से में क्या दिक्कत है कि जिससे फील्ड में वो आउटपुट जा नहीं पा रही। तो 3 ही सेक्शन है, तीनों सेक्शनों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहने वाली है, उसी प्रॉब्लम को चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रबल शूटिंग करनी है। तो ये था एक बेसिक की मशीन काम कैसे करती है। अब आगे देखते हैं कि मशीन के अंदर जो पीएलसी लगी होती है वो कहाँ पे लगी होती है और कैसे लगी होती है। देखिए, मशीन जो भी हमारी मशीन रहती हैं उनके अंदर ऐसे कंट्रोल पैनल लगे रहते हैं हमारे। ये देखिए पूरा कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इसके अंदर ये एमसीबी लगी हुई है जहाँ से मेन पावर सप्लाई है जो आती है, वीएफडी लगी हुई है मोटर को चलाने के लिए, और ये लगी हुई है पीएलसी। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये वीएफडी हो गया, ये कॉन्टैक्टर रिले हो गए, ये सारी की सारी कहाँ से चलती हैं, पीएलसी से चलती हैं। ये जो पीएलसी के ऊपर वायर जुड़ी हुई है इनपुट की वायर है, और ये जो नीचे जुड़ी हुई है ये आउटपुट की वायर है। तो पूरी की पूरी जो मशीन है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, पीएलसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पीएलसी कहां मिलती है, कंट्रोल पैनल में मिलती है। कंट्रोल पैनल इस तरीके का हमारा एक बॉक्स जो है वो मशीन पे लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं पीएलसी की कि पीएलसी क्या होती है। अभी तक आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा पीएलसी के बारे में कि पीएलसी का बेसिकली काम क्या है। पीएलसी का बेसिकली काम है मशीन को कंट्रोल करना, मशीन को चलाना ऑटोमेटिक मोड में। ये कंट्रोलर होता है जो पूरी की पूरी मशीन को चलाता है। तो यही जो है पीएलसी की डेफिनेशन भी होगी। देखो, चीज़ों को करने के लिए ना समझना जरूरी है। आप एक बार एक चीज़ को समझ लो, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आप अपने आप बना लोगे, अपने आप बता दोगे आप सामने वाले बंदे को। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, रट्टा कितना ही लगाते रहो ना, तो आप खुद को क्लियर हो पाएगी आपको चीज़, और ना आप सामने किसी को बता पाओगे। तो पीएलसी मैंने आपको बता दिया कि पीएलसी क्या है। बेसिकली एक कंट्रोलर है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, मशीन को चलाया जाता है, मशीन को ऑपरेट किया जाता है। तो आप ये बात भी सामने वाले बंदे को बता दोगे ना, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे को पता तो है पीएलसी क्या होता है, सही बता रहे हैं, काम क्या कर रहा है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और रिफाइंड टेक्निकल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो पीएलसी क्या है, देखिए पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो सबसे पहले तो ये भी बता दो साथ में बात की जो पीएलसी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। और इसको सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोलते हैं। दूसरा, पीएलसी जो होता है एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस होता है। मतलब पीएलसी के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसके अंदर जो भी प्रोग्राम है आप उस माइक्रो प्रोसेसर में डालते हो, माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है। जैसे जो हम कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं उनके अंदर भी क्या रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है। सेम ऐसे ही पीएलसी के अंदर भी प्रोसेसर लगा रहता है। उस प्रोसेसर में प्रोग्राम डालते हैं हम और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलती है। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मशीन को कंट्रोल करते हैं इनपुट आउटपुट के थ्रू। ये देखो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई वही डेफिनेशन की फॉर्म में आ चुकी है। ए पीएलसी इज डिफाइंड एज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस। ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है विच कंट्रोल मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम मशीन्स। जो क्या करता है, काफी तरीके की मशीन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ऑपरेट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया थ्रू इट्स इनपुट एंड आउटपुट। वही चीज मैं आपको समझा रहा था बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, और वही चीज डेफिनेशन में आप इस तरीके से बता सकते हो। तो पीएलसी क्या है, पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है इनपुट और आउटपुट के थ्रू मशीन्स को कंट्रोल करता है। अब पीएलसी क्या है, इसको ना एक छोटा सा कंप्यूटर भी बोल सकते हो आप, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सेम जैसे कंप्यूटर के अंदर फंक्शन होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर सब कुछ सेम वैसे ही होता है, वैसे ही काम करता है। तो इसको हम इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल करो, डोमेस्टिक पर्पज में बहुत इस्तेमाल होता है आजकल बहुत सारे बिल्डिंग्स में। और मैंने आपको बताया कि लोग घरों में भी इवन आजकल पीएलसी लगा के ऑटोमेटिक मोड में जो स्मार्ट होम वगैरह है उनके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका काफी बड़ा स्कोप है, आप इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी नीड को देखना है कि आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपका काम हो जाना है।
अब पीएलसी ही क्यों सीखें हम, पीएलसी ही क्यों लगाए मशीन को चलाने के लिए, ये भी बात आपको पता होनी जरूरी है कि इसके फायदे क्या हैं। कोई आपसे पूछ ले कि यार पीएलसी पीएलसी कर रहे हो, क्यों लगाना पीएलसी, कुछ और लगा लो, तो नहीं, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेज होती है, इसलिए आजकल हर एक मशीन में पीएलसी लगता है। सबसे पहला तो बेटर रिलायबिलिटी, मतलब ये रिलायबल है, आपने वायरिंग कर दी, प्रोग्राम डाल दिया, तो आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। इवन 30-30 साल 40-40 साल से भी पीएलसी चल रही हैं। अभी भी ऐसी मशीन एग्जिस्ट हैं, चलती हैं, जिनमें 40 साल पहले पीएलसी लगी थी, वो अभी भी ठीक ठाक काम कर रही है। तो ये काफ़ी रिलायबल है, मोर फ्लेक्सिबल, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपको कुछ भी चेंजेस वेंजेस करने हैं आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लो कॉस्ट, काफ़ी सस्ता आता है, एक सस्ती डिजिटल पीएलसी आपको 3000-4000 से मिल जाएगी, 3-4 हज़ार से आप पीएलसी एक खरीद सकते हो, लगा के अपनी मशीन को बना सकते हो। इजी कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, कुछ डिवाइसेस आपको जोड़ने हैं, प्रोग्राम डाउनलोड करना है, बैकअप लेना है, कहीं आपको प्रिंटर लगाना है, स्कैनर लगाना है, मशीन का डाटा सर्वर पे पहुंचाना है, या कोई और डिवाइस आपको कनेक्ट करना है, तो काफ़ी ईजिली हो जाता है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम विद इन मिली सेकेंड होता है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स टाइम रहता है। तो हम हाई स्पीड जहाँ पे प्रोग्रामिंग है, प्रोसेस है, उसको भी इसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। इजी ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है। आपने एक पीएलसी लगा रखा है, आपकी मशीन में कुछ काम नहीं हो रहा, आपको लैपटॉप लेना है, लैपटॉप को पीएलसी से लगाओ, ऑनलाइन जाके कनेक्ट करो, और आपको विद इन मिनट्स पता चल जाएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, इस वजह से हमारा यहाँ पे ये आउटपुट नहीं आ रहा। और इजी टू प्रोग्राम, बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से कुछ घंटों में ही किसी बड़ी से बड़ी मशीन का भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये थे पीएलसी के फायदे। अब मार्केट के अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स की पीएलसी आते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मित्सुबिशी, डेल्टा, ओमरोन, सीमेंस, अलग अलग सीरीज, सीमेंस के, मित्सुबिशी के, एरन ब्रैडली के, फटेक के, बहुत सारे पीएलसी आते हैं। तो मैंने आपको बताया, अब आप कोई भी सीख सकते हो, सभी एक तरीके से ही काम करते हैं। बस रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल आपका जो सही प्रोडक्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसको आपको लगाना है। अब इसके अंदर काम कैसे करता है, आपको सीखना कैसे है, ये सारा कुछ मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स, इसको आप कैसे सीख सकते हो, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अगर आप पीएलसी सीखना चाहते हो तो आपको क्या रोड मैप अपना बनाना चाहिए सीखने के लिए कि जल्दी से आप सीख पाओ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं से लेक्चर लेने पड़ेंगे, इसको समझना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। अगर आप खुद से करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर लो, गलत तरीके से समझो, और फिर काम करते हुए आपको दिक्कत आए। तो सबसे पहले तो डियर लेक्चर लो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करो, वो कहीं से भी लो, चाहे यूट्यूब से लो, चाहे कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करो। हमारा भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही सस्ता है। और हमारे कोर्स का फायदा ये है कि आपको विद प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में सारी चीज़ें डिलीवर की जाती हैं। आप किसी और कोर्स को ज्वाइन करोगे, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हमारा जो सिखाने का तरीका है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे, जो बंदे काम कर रहे हैं 15-15, 20-20 सालों से, उनकी जो नॉलेज है और उनका जो एक्सपीरियंस है, उस बेस पे डिज़ाइन किया गया है। तो आप अगर बेसिक कोर्स भी हमारा कर लेते हो तो आप डिजिटल प्रोग्रामिंग की, मशीन की प्रोग्रामिंग करने के लिए एबल हो जाओगे। आपके अंदर इतनी स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप एक डिजिटल मशीन की प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ज़्यादा तो हो नहीं सकता कि आप सोचो कि 1-2 महीने में आप बड़ी बड़ी मशीनें बनाने लग जाए, नहीं हो जाओगे। नई बेसिक कोर्स करके आप डिजिटल जो मशीन्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग करने के उस पर हो जाओगे। बड़ी जो आगे की जो प्रोग्रामिंग है, एनालॉग प्रोग्रामिंग है, सर्वो वर्वो है, उसमें 3-4 महीने का टाइम लगता है, वो एडवांस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। वो करने के बाद आप उसमें भी काम करने के लिए लायक हो जाओगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको लेक्चर लेने हैं, ठीक है। मशीन्स के प्रोग्राम को स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपने वीडियो देख लिया और इसको वीडियो देखने के बाद आपका काम खत्म हो गया, नहीं। या आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद जो चीजें हैं उनको रियल वर्ल्ड से सिमुलेट करो। अगर आपके पास पीएलसी लगी हुई तो चेक करो कौन सी सीरीज की पीएलसी है, जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जो प्रोग्राम आपके पास लगा हुआ है उस प्रोग्राम को ओपन करो, उसमें देखो कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लगी हुई है, वो क्या काम कर रही है। तो मशीन के प्रोग्राम को आपको स्टडी करना है, उसमें देखना है कि कैसे वो प्रोग्रामिंग की गई है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तीसरा, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी सुन ली, लेक्चर सुन लिया, प्रोग्राम को देख लिया और अपने हाथ से कुछ किया नहीं। सबसे ज़्यादा जो सीखोगे वो अपने हाथ से ही सीखोगे। आप एक्सरसाइज डेवलप कीजिए, और हमारा जो कोर्स है उसका 80% पार्ट है वो आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली 20 पार्ट्स ऑफ द कोर्स इज इन द थ्योरी फॉर्मेट एंड द 80 पार्ट्स ऑफ द कोर्स इज इन द प्रैक्टिकल। तो हमने जो डिज़ाइन कर रखा है वो ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि बंदा अगर 2 महीने सही ढंग से कर लेता है, वो 2 महीने बाद डायरेक्ट जाके मशीन पे काम कर पाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज
प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। और तीसरा, और आगे सर्च करो मल्टीमीडिया से, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी आप पढ़ो, इंटरनेट से आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। आप क्वेश्चन पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको अगर कोई डाउट है, अगर आप कहीं कुछ सीख रहे हो तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उस क्वेश्चन को गूगल पे लिख दीजिए या कमेंट में कर दीजिए, हमारे पास टाइम होता है तो हम भी रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट है उनको डाउट को क्लियर कीजिए, डाउट को अपने पास मत रखिए, अगर डाउट रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। और सोल्यूशन को एक्सप्लोर कीजिए। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, आपने एक तरीका उसको मिल गया, आप उसको दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए या किसी दूसरे मेथड से उसको करने का ट्राई कीजिए, तो आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने हाथों से चीज़ों को करिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम आपको बनाना है और आपने एक बार उसको बनाना स्टार्ट किया, एक बार ट्राई किया और आपसे बन नहीं रहा और आपने छोड़ दिया, नहीं, लगे रहिए। एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन दीजिए उसको। 2 से 3 दिन के बाद अगर नहीं हो पा रहा, फिर कहीं हेल्प के लिए जाइए, फिर किसी से पूछिए। पहले जितने आपके एफर्ट्स हैं, जितना आप सोच सकते हो उतना 100% डालिए। ऐसा मत कीजिए कि प्रोग्राम बनाने लगे और 5 मिनट में हैंड्स अप, मेरे से नहीं बन रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है। ऐसे करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो ये कुछ मेथड थे, हमारी तरफ से गाइडेंस थी कि आप कैसे इजीली सीख सकते हो, कैसे आप काम को कर सकते हो। अब पीएलसी के बात करते हैं कि पीएलसी के अंदर जो हार्डवेयर है वो किस तरीके का रहता है। पीएलसी के अब इंटरनल सर्किट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि पीएलसी इंटरनली कैसा रहता है, क्या काम करता है। देखिए, पीएलसी मैंने आपको बताया, पीएलसी क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर मान सकते हो आप। जैसे घरों में आपने पीसी देखा है, ऐसे ही जो पीएलसी है वो क्या है, हमारा एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। तो घरों में जो हमारा पीसी होता है उसके अंदर हमारा क्या रहता है, पीसी के अंदर एक इनपुट डिवाइस रहता है, जो कंप्यूटर हम घरों में यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, ठीक है। फिर एक सीपीयू रहता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू आप सभी ने देखा होगा। और ये इनपुट डिवाइस किससे कनेक्ट रखते हैं, सीपीयू से कनेक्ट रहते हैं। सीपीयू से आउटपुट मिलती है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट रहता है, कोई एलईडी मॉनिटर वगैरह लगा रहता है जो सीपीयू से वीजीए केबल के थ्रू या एचडीएमआई केबल के थ्रू कनेक्ट रहता है और हमें आउटपुट मिल जाती है। हम इस कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से इनपुट देंगे, इनपुट जाएगी सीपीयू के अंदर, सीपीयू प्रोसेस करेगा और हमें जो ये हमारी डिस्प्ले है इससे आउटपुट मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। अब पीएलसी भी क्या है, मैंने आपको बताया, एक टाइप का कंप्यूटर ही है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए किया जाता है और स्पेशली इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, एक इनपुट मॉड्यूल मिलेगा, एक सीपीयू मिलेगा जिसमें मेमोरी होगी, जिसमें आपका प्रोग्राम रहेगा। जैसे जो घरों में सीपीयू होता है उसमें मेमोरी रहती है, आपकी हार्ड डिस्क रहती है, और एक आपका आउटपुट मॉड्यूल होगा। अब पीएलसी क्या है, इंडस्ट्री के लिए बेसिकली बनाया गया है। इनपुट मॉड्यूल कनेक्ट होगा आपका सीपीयू से और सीपीयू से आपका आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट होगा। जैसे आपका ये सारा सिस्टम कनेक्ट है, ऐसे ही सेम देखिए इसके अंदर भी कनेक्ट है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। इसमें भी इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, तो हो गया ना बिल्कुल कंप्यूटर। जैसे इस कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट है वैसे इस कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट है। एक हिस्सा होगा पावर सप्लाई का, जहां से पावर मिलेगी। इसमें इस वाले जो हमारे घरों में कंप्यूटर होता है इसके अंदर पावर सप्लाई हमारी इसी सीपीयू में रहती है। पीएलसी के अंदर भी हमारी पावर सप्लाई रहती है जो उसी बॉक्स के अंदर रहती है जो आपको पीएलसी देखते हो। अब ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर जो इनपुट होंगे वो क्या होंगे, इंडस्ट्रियल टाइप के होंगे, जैसे इमरजेंसी हो गया, पुश बटन हो गया, सेंसर वगैरह हो गए, लिमिट स्विच हो गए। और जो घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें नॉर्मल इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए बनाया गया है। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो इनपुट होते हैं, इमरजेंसी, पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, सेंसर, ये सारे क्या होंगे, आपके इनपुट होंगे। और आउटपुट में क्या होगा आपका, कोई रिले, कॉन्टैक्टर, इंडिकेटर, ये सारे क्या होंगे, पीएलसी के आपके आउटपुट होंगे। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट चेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों का पर्पस क्या है, आपका अलग अलग है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक सीपीयू रहता है। अब इस पीएलसी से मशीन्स कैसे चलती है वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पीएलसी क्या करता है, मशीन को ऑपरेट करता है। तो ये देखिए मेरे पास एक सिंपल प्रेस मशीन है, इसमें यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर पीएलसी है। ये बटन दिए गए हैं इनपुट के लिए, जो इनपुट जा रहे हैं पीएलसी पे। यहाँ पे दूसरा एक हाइड्रोलिक टैंक लगा हुआ है जिसके अंदर हमारा हाइड्रोलिक ऑयल, मोटर, वाल वगैरह माउंट है, जिसकी सहायता से जो ये सिलेंडर है वो अप डाउन हमारा जाएगा। तो अब ये काम कैसे करेगा, इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो पीएलसी पैनल लगा हुआ है जहां पे पूरी की पूरी मशीन कंट्रोल होगी, पूरे का पूरा सिस्टम रहेगा। दूसरा, इसके अंदर पंप एंड वॉल लगे हुए हैं जहां पे इस मशीन को चलने के लिए पावर मिलेगी। तीसरा, हाइड्रोलिक पावर पैक लगा हुआ है जो इसको हाइड्रोलिक पावर देगा। चौथा, हाइड्रोलिक प्रेसिंग सिलेंडर लगा हुआ है जिसकी सहायता से ये प्रेस होगा। तो ये मशीन ऑटोमेटिक मोड में पीएलसी की सहायता से क्या होगा, ये सिलेंडर अप डाउन आपका जाता रहेगा। और ये सब कुछ कैसे होगा, इस कंट्रोल पैनल के अंदर जो पीएलसी का प्रोग्राम है, ये जो इनपुट
इनपुट के बटन है और ये जो पंप वाल्व वगैरह है, इनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी मशीन का प्रोग्राम बनाएंगे और इस सिलेंडर को ऑटोमेटिक मोड के अंदर चलाएंगे। तो इस तरीके से जो मशीन्स है वो काम करती हैं। इसके अंदर अलग अलग सेक्शन रहते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था। सबसे पहले क्या रहता है, इनपुट सेक्शन रहता है। इनपुट सेक्शन के अंदर आपका पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, ये सारी चीज़ें आएंगी। इनपुट सेक्शन की जितनी भी वायर होंगी, जो भी आपके पुश बटन आपने लगा रखे होंगे, सिलेक्टर स्विच लगा रखे होंगे, इनसे सारी वायरें निकल के जा रही होंगी कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल आपका RLC PLC हो सकता है, यहीं पे आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम रहेगा, सब कुछ आपका यहाँ पे कंट्रोल होगा। कंट्रोल पैनल से आपको पावर सेक्शन को जोड़ना होगा। पावर सेक्शन मतलब जहाँ से मशीन को चलने के लिए पावर मिलेगी। मान लीजिए कोई कन्वेयर चला रहे हो तो कन्वेयर के अंदर पावर का सोर्स क्या होगा, मोटर होगा। कोई हीट कर रहे हो तो हीट के अंदर सोर्स क्या होगा, हीटर होगा। ठीक है, कोई सिलेंडर वगैरह चला रहे हो तो सिलेंडर के अंदर उसका सोर्स क्या होगा, पावर का पंप होगा। तो एक पावर सेक्शन रहेगा जो भी किससे जुड़ा रहेगा, कंट्रोल पैनल से जुड़ा रहेगा। कंट्रोल पैनल है इस पावर सेक्शन को कंट्रोल करेगा। मतलब कन्वेयर को चलाने के लिए मोटर जो ऑन ऑफ होनी है वो कहां से होगी, कंट्रोल पैनल से PLC के थ्रू होगी। लास्ट में आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने पीछे मशीन में दिखाया था, कोई सिलेंडर हो सकता है, कोई कन्वेयर हो सकती है, जो भी आप मशीन के अंदर चला रहे होगे। कोई कटिंग मशीन है तो उसमें कटर हो सकता है, प्रेसिंग मशीन है तो प्रेसिंग सिलेंडर हो सकता है, कोई कन्वेयर बना रहा है तो उसके अंदर कन्वेयर हो सकती है। तो ये लास्ट हिस्सा होगा मशीन का जहां से आपको आउटपुट मिलेगी। और एक और चीज होगी मशीन के अंदर, फीडबैक की, सेंसर्स वगैरह आपके लगे होंगे जहां से ये चीज कंफर्म की जाएगी कि जो आप टास्क करना चाह रहे थे वो हुआ या नहीं हुआ। जैसे अभी पीछे मैंने आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया, तो सिलेंडर को क्या आना है, प्रेस मशीन में नीचे आना है, फिर से ऊपर जाना है। तो सिलेंडर नीचे आया या नहीं आया, इस चीज को भी हम इंश्योर करेंगे। और ये चीज इंश्योर होगी किससे, सेंसर से। हम सिलेंडर के ऊपर कोई रीड स्विच लगा देंगे और जब सिलेंडर नीचे आएगा तो वो रीड स्विच हमें एक इनपुट देगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सिलेंडर नीचे आ चुका है, अब इसको ऊपर जाना है। तो मशीन के अंदर जो फीडबैक का काम करते हैं, जो कंफर्मेशन का काम करते हैं कि जो टास्क हम करना चाह रहे थे वो आया नहीं हुआ, वो किसकी सहायता से होता है, सेंसर की सहायता से होता है। और सेंसर कहां से जुड़ते हैं, सेंसर हमेशा आउटपुट सेक्शन से, जो भी आपका आउटपुट है उससे जुड़ के वहां पे लगते हैं और उसकी वायर कहां चली जाती है, कंट्रोल पैनल में चली जाती है, PLC पैनल के अंदर फिर से चली जाती है। तो एक ये मशीन का ओवरव्यू है कि किसी भी मशीन के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, कौन सा सेक्शन कहां रहता है और इसका क्या काम रहता है। तो अब इससे आप क्या सीख सकते हो, आप इससे ये भी सीख सकते हो, मान लीजिए आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, आपको कोई दिक्कत आ रही है और आपको ये 5 चीज़ें पता है मशीन में कैसे काम करती हैं, तो आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कन्वेयर लगी हुई है, वो कन्वेयर मेरी चल नहीं रही। कन्वेयर किससे चल रही है, मेरी मोटर से चल रही है, और मोटर जो है मेरी वो घूम नहीं रही। अब मैं इस केस में क्या करूँगा, कैसे चेक करूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मैं मोटर को खोल दूंगा कि मोटर नहीं चल रही तो मोटर की खोल लेता हूँ, मोटर में दिक्कत होगी, नहीं। हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये जो ब्लॉक डायग्राम बताया मैंने, इसकी सहायता से हमें चलना है आपको। अगर आप इसकी सहायता से ट्रबल शूटिंग करोगे, जैसे ब्लॉक डायग्राम का फ्लो है, तो आप 100% प्रॉब्लम को रिजोल्व करोगे। देखिए, सबसे पहले जो कन्वेयर है, जो ये मोटर है, ये कहाँ से चल रही होगी, कोई इनपुट लगा होगा ना, कोई बटन वगैरह मशीन में दिया होगा जिसको आप दबाते होगे। मान लीजिए कोई पुश बटन है जिसके दबाने से कन्वेयर चलती है, उसको दबाओगे तो कन्वेयर आपकी चलनी चाहिए। अभी आप इस बटन को दबा रहे हो या कोई सेंसर है, इसको सेंस करवा रहे हो और आपकी कन्वेयर नहीं चल रही, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर दोगे कि इसकी मोटर को खोल दोगे, कन्वेयर को खोल दोगे। आपको इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से चलना है। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो ये पुश बटन है ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब इस पुश बटन की इनपुट PLC के ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है, आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। तो सबसे पहला कोज आपका ये हो सकता है कन्वेयर ना चलने का कि आपके पुश बटन की इनपुट ही ना जा रही हो। अगर इनपुट PLC पे नहीं जाएगी तो आपको PLC से आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी तो कन्वेयर नहीं चलेगी। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, पुश बटन को चेक करना है कि आपका पुश बटन PLC पे इनपुट पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा तो एक रीजन ये होगा कि इनपुट नहीं जा रही। अब आपने देख लिया कि इनपुट भी आपकी जा रही है PLC के ऊपर, ठीक है जी, फिर भी आपकी मोटर नहीं चल रही, तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अब आपको देखना है कि PLC आउटपुट निकाल रही है, नहीं निकाल रही है। अगर इनपुट आ रही है तो PLC आउटपुट नहीं निकाल रही होगी तो मोटर नहीं चल रही होगी। तो आपको चेक करना है कि आउटपुट क्यों नहीं निकाल रही, वो आप प्रोग्राम देख के चेक कर सकते हो। अब दूसरा रीजन ये हो सकता है कि PLC आपकी आउटपुट भी निकाल रही है, आपकी PLC पे इनपुट भी आ रहा है और PLC आउटपुट भी निकाल रही है, फिर भी आपकी मोटर नहीं चल रही। अब आपको देखना है कि मोटर जो चल रही होगी वो किससे चल रही होगी, कॉन्टैक्टर वगैरह से चल रही होगी। पावर सेक्शन में चला जाना है आपको उस कॉन्टैक्टर को चेक करना है कि PLC तो आउटपुट निकाल रही है, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं हो रहा होगा तो भी आपकी मोटर नहीं चल रही होगी, तो आपको चेक करना है कि कॉन्टैक्टर क्यों नहीं ऑन हो रहा। अब आउटपुट
अगर आपकी निकाल रही है पीएलसी और कॉन्टैक्टर भी आपका ऑन हो रहा है, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि जो कॉन्टैक्टर पे आर वाई बी 3 फेज दे रखे हैं वो आउटपुट में निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। पहले कॉन्टैक्टर के ऊपर वोल्टेज चेक करनी है, फिर कॉन्टैक्टर पे नीचे वोल्टेज चेक करनी है। तो आपका रीजन यही हो सकता है कि कॉन्टैक्टर पे आपकी या तो इनपुट वोल्टेज ना आ रही हो या कॉन्टैक्टर आपका आउटपुट वोल्टेज ना निकाल रहा हो। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं निकाल रहा हो तो आपको चेक करना है कि क्यों नहीं निकाल रहा, या तो आपका कॉन्टैक्टर खराब है या वोल्टेज नहीं आ रही होगी। और अगर आपकी आउटपुट वोल्टेज भी निकल रही है, आपने कॉन्टैक्टर पे चेक कर लिया कि कॉन्टैक्टर से आउटपुट वोल्टेज भी निकल रही है, अब आपको मोटर पे आके चेक करना है। ये नहीं कि मोटर को खोल देना है, पहले मोटर के टर्मिनल को खोल के चेक करना है। हो सकता है कि वायर की दिक्कत हो, वायर बीच में ब्रेक हो गई हो या वायर खुल गई हो, वायर लूज हो गई हो, इस वजह से ना चल रही हो। तो आपको मोटर पे वोल्टेज को चेक करना है और मोटर पे कनेक्शनों को चेक कर लेना है। अगर मोटर पे वायर सही लगी हुई है, केबल की कंटिन्यूटी आपको एक बार चेक कर लेनी है कि केबल सही है, कंटिन्यूटी उसकी आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये सब कुछ भी सही है, फिर आपको आखिरी में मोटर को देखना है कि अब मोटर में दिक्कत हो सकती है, मोटर को चेक करना है। वो मोटर की वाइंडिंग आप चेक कर सकते हो। तो आपको 1 बाय 1 1 2 3 4 ठीक है, और 5वां हिस्सा अगर कोई सेंसर वगैरह है, जो पीएलसी प्रोग्राम मैंने आपको चेक करने के लिए बोला था कि कोई आपकी कंडीशन है, वो प्रोग्राम देख से कि कोई सेंसर की इनपुट आनी चाहिए तब मोटर चलेगी, वो सारी कंडीशनों को आपको सिमुलेट करके आपको चलना है 1 बाय 1, तो आप 100% रिजोल्व कर लोगे। अगर आप इस चीज को नहीं फॉलो करोगे तो आप उसको रिजोल्व नहीं कर पाओगे। तो यही मेरा पर्पस था, इसको मशीन को काम कैसे करती हैं ये चीज़ समझाने के लिए कि आप इजीली ट्रबल शूटिंग कर पाओ, सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओ। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन के अंदर एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, पीएलसी लगी होती है, ठीक है, एक ऑपरेटर पैनल रहता है, एक ऑपरेटर रहता है। तो ये सारे अलग अलग सेक्शन कैसे होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पावर पैक, ये है मशीन का पावर पैक, पावर सेक्शन, यहाँ से पावर मिलती है। अगर कोई हाइड्रोलिक है तो मोटर लगी होगी, पंप लगी होगी, नीचे ऑयल वॉयल होगा और इसको चलाने के लिए पावर देगा। वाल का काम होगा इस पावर को डायरेक्शन देना कि जो हमें डायरेक्शन चाहिए पावर के लिए, हाइड्रोलिक के लिए जो डायरेक्शन चाहिए वो किसकी सहायता से आएगी, वाल्व की सहायता से आएगी। मशीन के अंदर एक सिलेंडर लगा होगा, ये जो सिलेंडर है सबसे पहले जो ये ऑपरेटर पैनल है ये किससे जुड़ा होगा, आपका पीएलसी से जुड़ा होगा। इनपुट सेक्शन, ये सबसे पहले क्या आया, इनपुट सेक्शन, ये आया इनपुट सेक्शन, ये कहाँ जुड़ा होगा, इस पैनल से जुड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद इस पैनल से आउटपुट निकलेगी और ये कहाँ जुड़ी होगी, इस पावर सेक्शन के अंदर जुड़ी होगी। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़े होंगे, वाल जुड़े होंगे, वाल से आपका सिलेंडर जुड़ा होगा। और जैसे ही आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, यहाँ से ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन देगा, ये इनपुट यहाँ से यहाँ जाएगी कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में पीएलसी के अंदर प्रोग्राम होगा, पीएलसी प्रोग्राम को प्रोसेस करके आउटपुट देगा और आउटपुट से यहाँ से ये मोटर को ऑन करेगा और मोटर से जो हाइड्रोलिक पंप है वो प्रेशर बनाएगा और ये सिलेंडर आपका अप डाउन होता रहेगा। तो ये बेसिक फंक्शनिंग होगी मशीन की कि कैसे कैसे सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, कैसे कैसे सारा कुछ काम होगा, वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं पीएलसी के बारे में कि पीएलसी का जो मैंने आपको बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर, इनपुट मॉड्यूल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आउटपुट के अंदर क्या क्या रहती हैं। देखिए इनपुट मॉड्यूल जुड़ा होता है हमारा पीएलसी के सीपीयू से, पीएलसी के सीपीयू से ही, पीएलसी का जो सीपीयू है वो अंदर ही रहता है, इसके अंदर हमें मेमोरी मिलती है, प्रोग्राम मिलता है, डाटा मिलता है, वो सारा कुछ इस सीपीयू के अंदर रहता है। सीपीयू के अंदर प्रोग्राम रहता है, सीपीयू उस प्रोसेस को, प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, एक पावर सप्लाई सेक्शन रहता है जिससे सभी हिस्सों के अंदर पावर सप्लाई पहुंचती है। मान लीजिए, ये मैं अब आपको क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई पीएलसी लगी हुई है, अब आपकी पीएलसी में आपने इनपुट सप्लाई दे दिया, पावर दे दिया और वो पीएलसी आपकी ऑन नहीं हो रही, तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे, आपकी पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर है। आपको पावर सप्लाई सेक्शन को देखना है। तो इन चीज़ों को जब आप समझोगे तभी आप कुछ चीज़ें कर पाओगे आके। ठीक है, तो आपको किसको देखना है, पावर सप्लाई सेक्शन को देखना है कि पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर इसके दिक्कत है जिसकी वजह से पीएलसी ऑन नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि पीएलसी को ऑन होने के लिए पावर कहाँ से मिलती है, पावर सप्लाई से मिलती है, जो पीएलसी के अंदर इंटरनल पावर सप्लाई रहती है। ठीक है, अब इनपुट मॉड्यूल के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस है जैसे इमरजेंसी, पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर वगैरह ये सारे जुड़े रहते हैं। आउटपुट मॉड्यूल में आपके रिले, कॉन्टैक्टर, ठीक है, इंडिकेटर वगैरह ये सारा कुछ जुड़े रहते हैं। और पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। उस लैपटॉप और कंप्यूटर में जो भी आपकी पीएलसी है उसका आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप फिर पीएलसी के अंदर प्रोग्राम राइट कर सकते हो और रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो पीएलसी है वो काम करती है, उसके अंदर प्रोग्राम वगैरह डाला जाता है, सारी चीज़ें उसके अंदर करी जाती हैं। अब पीएलसी के जो अलग अलग हिस्से हैं मैंने आपको बताया कि इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल, इन सारों के बारे में देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के हमारे रहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को। पीएलसी के अंदर देखिए जो इनपुट मॉड्यूल है, ये
इनपुट मॉड्यूल का काम होता है फील्ड से जो भी आपके सेंसर हैं, पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है, इनसे इनपुट लेके प्रोसेसर तक पहुंचाना, और प्रोसेसर फिर उस इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो इनपुट मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है, इनपुट को रिसीव करता है। द इनपुट मॉड्यूल रिसीव सिग्नल फ्रॉम द स्विचेस और सेंसर एंड सेंड देम टू द प्रोसेसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यूजर प्रेस द बटन द मोटर स्टार्ट, हियर द स्विच बटन इज ए इनपुट। तो ये क्या करता है, इनपुट को यहाँ पे जो इनपुट सेक्शन है इससे इनपुट को प्रोसेसर तक पहुंचाता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, इस तरीके से इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी के अंदर रहते हैं। आउटपुट मॉड्यूल का क्या काम होता है, आउटपुट मॉड्यूल का काम होता है कि प्रोसेसर से जो आउटपुट मिली है उसको फील्ड के डिवाइस तक पहुंचाना, कि अब प्रोसेसर ने जिस आउटपुट को ऑन किया, अब कोई रिले कॉन्टैक्टर वगैरह जहां पे आप जोड़ते हो ना पीएलसी में, जैसे Y0 Y1 Y2 पे जोड़ते हो, तो वो क्या है, वो आपका आउटपुट मॉड्यूल है जो क्या कर रहा है, फील्ड में आउटपुट को पहुंचा रहा है, फील्ड में डिवाइसेस को ऑन कर रहे हो। इनपुट मॉड्यूल में क्या X और I जो आपके इनपुट होते हैं वो आ जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग भी आते हैं इनपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी पे भी जो रहते हैं इसको इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं, नीचे जो रहता है आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। अलग से एक्सटर्नल भी आते हैं, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल इनको बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू का काम होता है प्रोग्राम को प्रोसेस करना। मैंने आपको बताया यूजर जो भी अपना प्रोग्राम है उसको जो पीएलसी के अंदर मेमोरी है उस मेमोरी में डाल देता है, फिर सीपीयू उस मेमोरी से प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, जो भी आपके आउटपुट होती हैं फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमें देता है निकाल के इनपुट के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ए हार्ट ऑफ द पीएलसी सिस्टम। ये क्या है, पीएलसी का हार्ट होता है। द फंक्शन ऑफ द सीपीयू स्टोर एंड रन द पीएलसी प्रोग्राम, पीएलसी प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करना और फिर इसको रन करना किसका काम होता है, सीपीयू का काम होता है। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन जैसे जो भी आपके लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, वो सारे के सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ये पीएलसी के अंदर रहता है। यहाँ पे ये पीएलसी के अंदर एक प्लेट रहती है, उसके अंदर सीपीयू आपका पूरा एक मदरबोर्ड रहता है पीएलसी का, तो वहां पे ये रहता है। ठीक है, और जो आपकी मॉड्यूलर टाइप पीएलसी होती हैं उनके अंदर अलग से सीपीयू का एक मॉड्यूल आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक पूरा सीपीयू है, ये पूरे का पूरा क्या है, सीपीयू है, सीपीयू। तो इसका काम है प्रोग्राम को प्रोसेस करना। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई का काम होता है पीएलसी के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे सीपीयू लगा हुआ है, इनपुट मॉड्यूल लगा है, आउटपुट लगी हुई है, मेमोरी सेक्शन लगा हुआ है, इनको पावर देना। ये क्या करता है, फील्ड में जो हम फील्ड से जो हम पावर सप्लाई देते हैं, जैसे 220 वोल्ट इनपुट देते हैं पीएलसी पे, वेन सप्लाई 24 वोल्ट देते हैं, तो उसको आगे हर एक सेक्शन को जितने वोल्ट चाहिए, कहीं पे 5 वोल्ट चाहिए, कहीं पे 12 वोल्ट चाहिए, कहीं पे 3 वोल्ट चाहिए, उतनी वोल्टेज उस सेक्शन को ये कन्वर्ट करके अपना पहुंचा देता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है जो पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए मिलती है। ठीक है, ये पावर सप्लाई किसको देता है, इट प्रोवाइड्स द पावर टू द इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, मेमोरी सिस्टम एंड द प्रोसेसर। द फंक्शन ऑफ द पावर सप्लाई इज टू प्रोवाइड द पावर टू ऑपरेट द पीएलसी। पीएलसी पावर सप्लाई का क्या फंक्शन है, पावर सप्लाई का फंक्शन है पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए पावर देना। जो एक कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी रहती हैं इनके अंदर ही रहती है पावर सप्लाई, और जो मॉड्यूलर टाइप पीएलसी होती हैं इनके अंदर अलग से ऐसे पावर सप्लाई का एक मॉड्यूल आता है, इसको कनेक्ट करते हैं तभी सारी की सारी पीएलसी के अंदर पावर आती है। तो पावर सप्लाई का मेन काम क्या है, पावर देना। मेमोरी सिस्टम, मेमोरी सिस्टम का क्या काम है, प्रोग्राम को स्टोर करना, जो पीएलसी के पैरामीटर वगैरह हैं, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डाटा चाहिए उस डाटा को स्टोर करना। तो पीएलसी के अंदर बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी रहती है, एक रहती है रैम, एक रहती है रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो जो भी यूजर का प्रोग्राम है, ठीक है, रैम के अंदर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमें जैसे जो भी प्रोग्राम वगैरह बनाना है वो किसके अंदर स्टोर रहता है, रैम के अंदर स्टोर रहता है। क्यों, क्योंकि पीएलसी के अंदर प्रोग्राम को आप बार बार चेंज कर सकते हो, आप जितनी बार मर्जी चाहो उतनी बार उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो जो यूजर प्रोग्राम है वो किसके अंदर सेव रहता है, रैम के अंदर सेव रहता है। रोम के अंदर क्या सेव रहता है, रोम के अंदर पीएलसी का जो फ्रीमवेयर वगैरह है, जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है, जो फ्रीमवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे का सारा कहाँ रहता है, रोम में रहता है। रोम में हम कुछ भी नहीं कर सकते, यूजर जो भी कर सकता है वो रैम के अंदर ही कर सकता है। तो ये 2 टाइप की मेमोरी रहती हैं, कहाँ पे क्या रहता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि पीएलसी कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली देखिए, जो पीएलसी होती हैं उनको बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है ओमरोन की पीएलसी के अंदर। एक तो कॉम्पैक्ट पीएलसी, दूसरा मॉड्यूलर और तीसरी रैक टाइप पीएलसी। जो कॉम्पैक्ट पीएलसी है वो इस तरीके की दिखाई देती हैं।
ठीक है। इसके अंदर यहीं पे इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, अंदर ही सीपीयू, पावर सप्लाई सब कुछ रहता है। मॉड्यूलर पीएलसी इस तरीके के मॉड्यूल रहते हैं, इसमें हर एक चीज़ का एक मॉड्यूल रहता है। पावर सप्लाई का मॉड्यूल रहेगा, सीपीयू का मॉड्यूल रहेगा, इनपुट का, आउटपुट का, कम्युनिकेशन कार्ड का। रैक टाइप पीएलसी के अंदर एक रैक रहता है, उस रैक के ऊपर हम मॉड्यूल्स को माउंट करते हैं, तो इसमें भी अलग अलग रहेगा। एक पावर सप्लाई रहेगा, इनपुट मॉड्यूल रहेगा, आउटपुट मॉड्यूल रहेगा, सब कुछ अलग अलग रहेगा। क्या होता है अभी समझाता हूं। देखिए, जो 3 टाइप से बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं पीएलसी को आगे, और जो ये साइज था उसी के अकॉर्डिंग हम एक तो क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर, और ये तीसरा बताया था रैक टाइप। ठीक है, 3 तरीके की पीएलसी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तीसरा आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आउटपुट, और उसके बाद आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई। तो ये पीएलसी को बताया गया कि पीएलसी को बेसिकली कितने टाइप में बांटा जा सकता है, कितनी टाइप की आपको पीएलसी मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू साइज आपको पीएलसी को क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आउटपुट अलग अलग तरीके का आउटपुट आते हैं, और अकॉर्डिंग टू मेन पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई की इनपुट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू साइज बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर और रैक। जो भी मैंने आपको फोटो दिखाया था, एक तो कॉम्पैक्ट, एक मॉड्यूलर और रैक। कॉम्पैक्ट इस तरीके का रहता है, मॉड्यूलर में मॉड्यूल रहते हैं, रैक के अंदर रैक रहते हैं। कॉम्पैक्ट में जो इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई है वो सभी कुछ इसी के अंदर रहता है। मॉड्यूल में अलग अलग मॉड्यूल आते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, रैक के अंदर रैक पे माउंट होते हैं। कैसे क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, देखते रहिए। अब कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर क्या होता है? कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, देखिए एक ही पूरा रहता है, एक ही सिस्टम में पूरा एक ही बॉडी के अंदर सब कुछ आपको पावर सप्लाई भी मिल जाएगा, इनपुट भी मिल जाएगा, आउटपुट भी मिल जाएगा। मतलब ये क्या रहता है, बेसिकली इंटीग्रेटेड पीएलसी रहती है। एक ही बोर्ड के ऊपर आपको इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई, एक ही सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, तो एक कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी होती है। मॉड्यूलर टाइप पीएलसी क्या होती है, इनको असेंबल करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी पूरी असेंबल्ड मिलती है, आप लगाओ और यूज़ करो। मॉड्यूलर टाइप के अंदर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉड्यूल जो है वो उनको चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उन मॉड्यूल्स को आप असेंबल करके यूज करते हो। ठीक है। रैक टाइप पीएलसी के अंदर क्या होता है, एक रैक आता है और उस रैक के ऊपर फिर हम सभी के सभी मॉड्यूल्स को माउंट करते हैं। रैक टाइप माउंटेड मॉड्यूल होते हैं वो, फिर उसमें भी हमें सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, पावर सप्लाई सिलेक्ट करनी पड़ती है, अपना इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सब कुछ सिलेक्ट करने पड़ते हैं। कैसे क्या है अभी पिक में आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अकॉर्डिंग टू आउटपुट भी 3 टाइप के पीएलसी होते हैं हमारे, रिले टाइप आउटपुट, ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट, ट्रायक टाइप आउटपुट। रिले टाइप पीएलसी के आउटपुट के अंदर क्या लगी रहती है, हमारी जो पीएलसी की आउटपुट है उसके अंदर हमारी क्या लगी रहती है, रिलेज लगी रहती हैं। ठीक है। ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी के अंदर हमारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, ट्रायक टाइप पीएलसी के अंदर हमारे आउटपुट में ट्रायक लगे रहते हैं। अब आपको रिले पता है, रिले का क्या रहता है, एनओ रहता है। तो रिले टाइप जो पीएलसी है आप उसमें एसी डीसी कुछ भी दे सकते हो आउटपुट में, और आपकी जो आउटपुट है वो एसी डीसी दोनों पे काम कर सकती है। रिले टाइप जो पीएलसी के अंदर स्विचिंग टाइम रहता है वो 12 मिलीसेकंड के आसपास रहता है। जो ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी रहती है ये सिर्फ डीसी पे ऑपरेट करती हैं, एसी पे ऑपरेट नहीं करती। जहां पे हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि विद इन 1 मिली सेकेंड आपको स्विचिंग करनी है, तो आपको ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी का यूज करना पड़ेगा। बट ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी की क्या रिस्ट्रिक्शन रहती है, सिर्फ डीसी पे काम करती है। अगर हाई स्पीड स्विचिंग करनी है तो फिर आपको किस पे जाना पड़ेगा, ट्रायक टाइप पीएलसी पे जाना पड़ेगा। ट्रायक टाइप पीएलसी आपकी एसी पे काम करती है, आउटपुट जो है ट्रायक टाइप पीएलसी की एसी को भी सपोर्ट करती है, और इसका जो स्विचिंग टाइम है वो विद इन 1 मिली सेकेंड आपका हो जाता है। तो अगर आपको हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है, डीसी में रिक्वायरमेंट है तो ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी लोगे, एसी में रिक्वायरमेंट है तो ट्रायक टाइप पीएलसी लोगे, और आपकी कोई ऐसी हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कहीं पे एसी यूज करना है, कहीं पे डीसी यूज करना है, तो आप कौन सी पीएलसी लोगे, रिले टाइप पीएलसी लोगे। ये कैसे क्या होता है आगे जो इस वीडियो की सीरीज होंगी उसके अंदर आपको समझ में आएगा, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपके सारी चीजें पूरी की पूरी इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगी। अभी सिर्फ याद रखना है कि 3 टाइप की पीएलसी होती हैं, सारी चीजें एक साथ नहीं पता चल सकती कि अभी पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है। याद करो, ओवरव्यू लो, फिर चीजों को 1 बाय 1 जितने सेक्शन है इनको समझेंगे अलग अलग। अब अकॉर्डिंग टू इनपुट सप्लाई बेसिकली 2 टाइप से आप कर सकते हो कि एसी की आपकी है और डीसी की आपकी है। ठीक है। एसी और डीसी 2 तरीके की पीएलसी आती हैं, वो भी आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको एसी इनपुट चाहिए 220 वोल्ट से 110 वोल्ट के बीच में आता है, या डीसी इनपुट चाहिए आपको जो 24 वोल्ट डीसी पे आपको ऑपरेट करता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइज ओमरोन की जो पीएलसी है उसको क्लासीफाई करते हैं कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर और रैक। ठीक है। कॉम्पैक्ट के अंदर देखिए जो आईओ कैपेसिटी होती है, अब इसका भी डिफरेंस है कि अलग अलग क्यों होते हैं। कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्ट में बेसिकली 320 इनपुट आउटपुट आपको मिल सकते हैं। कॉम्पैक्ट पीएलसी में कितने मिल सकते हैं? 320 इनपुट आउटपुट मिल सकते हैं। ओमरॉन की बात हो रही है अभी स्पेशली, ठीक है। मॉड्यूलर पीएलसी में आपको 2560 तक इनपुट आउटपुट मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं आपको? 2560 तक इनपुट आउटपुट मिल सकते हैं। रैक टाइप पीएलसी के अंदर आपको कितने मिल सकते हैं? 5120, 5000 इनपुट आउटपुट आपके हो सकते हैं रैक टाइप पीएलसी में। 2500 इनपुट आउटपुट हो सकते हैं आपके मॉड्यूलर पीएलसी में, और 320 तक इनपुट आउटपुट हो सकते हैं आपके कॉम्पैक्ट पीएलसी में। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि जितने आपके इनपुट आउटपुट है मशीन में, आप उसको जोड़ लो, कैलकुलेट कर लो कि इतने इनपुट आउटपुट के नंबर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप पीएलसी सेलेक्ट करोगे। अगर आपके इनपुट आउटपुट 300 से ज्यादा है तो कौन सा लोगे? मॉड्यूलर लोगे। 300 से कम है तो कॉम्पैक्ट लोगे, और अगर 2500 से ज्यादा है तो कौन सा लोगे? रैक टाइप लोगे। तो ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है पीएलसी की एडवांसमेंट है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। अब जो ओमरॉन के अंदर जो पीएलसी आती हैं, कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर रैक, ठीक है, इनकी आईओ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आईओ कैपेसिटी अलग अलग रहती है। अब इसकी सीरीज कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए, कि आपको देखते ही पता चले, आप सीरीज को देख के बताओ कि यार ये कॉम्पैक्ट है, ये मॉड्यूलर है, ये रैक है। तो CP1H सीरीज आती है कॉम्पैक्ट के अंदर, CP1L आती है, और CP2E आती है। CP1E भी आती थी पहले, अभी CP2E को रिप्लेस कर चुके हैं। तो ये जो है वो 3 सीरीज है कॉम्पैक्ट की, CP1H, CP1L और आपकी CP2E। और मॉड्यूलर के अंदर आपकी कौन सी सीरीज आती है? 2 सीरीज आती हैं, CJ2H और CJ2M। और रैक टाइप के अंदर आपकी आती है CS1GH और CS1D। तो ये सारी क्या है? ओमरॉन की सीरीज है। अब आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप ओमरॉन की पीएलसी पे काम करते हो, तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि ओमरॉन के अंदर कितने टाइप की पीएलसी होती हैं, उनकी क्या कैपेसिटी होती है, और वो कौन सी सीरीज है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, अगर आप सोच रहे हो कि आपने किसी एक पीएलसी पे काम कर रखा है और आप उसको बोल दोगे जाके उसको ऐसे ही कि जी इस पे कर रखा है, इस पे भी कर ही लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आजकल यूट्यूब पे ज्ञान मिलता है कि आप सीख जाओगे 15-20 मिनट में दूसरी पीएलसी। और आपसे वो बंदा सबसे पहले यही पूछेगा कि यार कौन सी आप ओमरॉन पे काम किया आपने, कौन सी सीरीज पे काम किया आपने। आपको अब सीरीज ही नहीं पता होगी तो वो समझ जाएगा कि इसने काम नहीं करा भाई, ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। और फिर आपसे वो पूछेगा कि हाँ जी बताओ ओमरॉन पे आपने काम कराया है, आपके पास CP1H सीरीज है, तो इसमें कितनी कैपेसिटी रहती है। अगर आपने काम किया तो आपको पता होगा, आपने सॉफ्टवेयर खोला है तो आपको पता होगा कितनी मेमोरी रहती है इसकी, कितनी इसकी कैपेसिटी रहती है, तो वो पता चल जाती है चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि जो सामने इंडस्ट्री में बंदा बैठा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो 8-10 साल से काम कर रहा है, वो ऐसे ही उस जगह पे पहुंच गया है, उसको सब कुछ पता रहता है, इतना तजुर्बा उनको रहता है कि सिर्फ बातचीत से ही पता चल जाए कि बंदे ने काम कर रखा है नहीं कर रखा है। तो आप जो भी चीज़ अपने CV में रिज्यूम में डाल रहे हो, आप अगर ओमरॉन डाल रहे हो तो ओमरॉन पे आपको काम करा होना चाहिए, सीमेंस डाल रहे हो तो सीमेंस पे काम करा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या रहता है। तो ये था ओमरॉन की सीरीज के बारे में। अब देख लेते हैं कि ये जो सीरीज है इनके अंदर क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलती हैं, ठीक है। आईओ कैपेसिटी, सबसे पहले कॉम्पैक्ट साइज पीएलसी की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट साइज पीएलसी के अंदर 2 चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो अप टू 320 आईओ कैपेसिटी और एक 180 आईओ कैपेसिटी। जो कॉम्पैक्ट साइज है ना, उसमें भी आगे फिर 2 सीरीज हैं कि एक में 320 मिल सकते हैं और एक में 180 मिल सकते हैं। तो जो 320 वाली है इसके अंदर जो प्रोग्राम की कैपेसिटी होगी वो 20K होगी, ठीक है। और ये जो 180 वाली है इसमें 10K प्रोग्राम की कैपेसिटी होगी। तो इसके अंदर प्रोग्राम का भी डिफरेंस है। देखो 2 टाइप के पीएलसी मिलेंगे, 320 मिलेगा कॉम्पैक्ट में और 180 पॉइंट वाला मिलेगा, 180 इनपुट और 320 इनपुट। जो 320 इनपुट वाला होगा इसमें प्रोग्राम की कैपेसिटी होगी 20K, और जो 180 इनपुट वाला होगा इसके अंदर प्रोग्राम की कैपेसिटी होगी 10K। CP1H जो सीरीज है इसके अंदर आप 320 इनपुट जोड़ सकते हो, और CP1L और जो CP2E सीरीज है इसके अंदर आप सिर्फ 180 इनपुट ही जोड़ सकते हो, 10K तक का प्रोग्राम बना सकते हो। तो जब भी आप कोई मशीन पहले बनाओगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, आपको डिसाइड कर लेना कि कितने इनपुट आउटपुट रहने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो सीरीज है उसको लेना है। उसके बाद ओमरॉन की मॉड्यूलर पीएलसी के बारे में बात कर लें तो 2 मैंने आपको बताए थे। एक सीरीज में आपको मिलता है 400K की प्रोग्राम कैपेसिटी, और एक में मिलती है 60K की प्रोग्राम कैपेसिटी। जो CJ2H सीरीज है इसमें 400K रहता है, CJ जो 2M है इसमें 60K प्रोग्राम कैपेसिटी रहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉड्यूलर रैक टाइप के अंदर। रैक टाइप के अंदर देखिए मैंने आपको बताया था 2 टाइप की हैं। तो रैक टाइप के अंदर जो प्रोग्राम कैपेसिटी है वो 5120 पॉइंट की आपको मिल जाती है, CS1GH, और ऑनलाइन रिप्लेसमेंट डुप्लेक्स यूनिट के साथ आपको CS1D फीचर के साथ ये यूनिट आपको मिल जाएगी। तो रैक टाइप के अंदर इस तरीके से जो सीरीज है इनका जो क्लासिफिकेशन है, मॉड्यूलर के अंदर अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है। अब जो इनपुट आउटपुट के टाइप्स हैं
उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए बेसिकली इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है वो पीएलसी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। ठीक है, डिजिटल के अंदर डिजिटल आईओ होगा, एनालॉग के अंदर एनालॉग होगा। डिजिटल आईओ के अंदर डिजिटल इनपुट हो सकता है और डिजिटल आउटपुट भी हो सकता है। एनालॉग आईओ के अंदर एनालॉग इनपुट हो सकता है और एनालॉग आउटपुट भी हो सकता है। तो बेसिकली जो पीएलसी के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है उनको दो तरीके से बांटा जाता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, एग्जांपल ऑफ डिजिटल इनपुट का मतलब डिजिटल वो होंगे जो आपकी सिर्फ ऑन ऑफ कंडीशन में होंगे, जैसे पुश बटन। या तो पुश बटन को आप दबाते हो या तो 24 वोल्ट आपको मिलता है या नहीं मिलता। सिलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच, ये क्या है, मतलब या तो इनपुट ऑन है या ऑफ है। जैसे घरों के अंदर बल्ब यूज करते हैं, बटन दबाता हूं या तो बल्ब ऑन है या बल्ब ऑफ है, तो ये क्या है, एक डिजिटल इनपुट का एग्जांपल है। ठीक है, अब एलईडीज वगैरह होगी आपकी। ठीक है, इमरजेंसी बटन हो गए, लिमिट स्विच हो गए, पुश बटन हो गए, सिलेक्टर स्विच हो गए, ये सारे क्या आपके डिजिटल इनपुट आउटपुट है। डिजिटल इनपुट आउटपुट में दो ही कंडीशन होती हैं, या तो आपकी कंडीशन इनपुट या आउटपुट ऑन होती है या आपकी ऑफ होती है। ठीक है, या तो हाई होती है या लो होती है। ऐसे ही जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूज किए जाते हैं वो 24 वोल्ट के यूज किए जाते हैं। पुश बटन, टॉगल स्विच, इमरजेंसी, प्रॉक्सिमिटी, लिमिट स्विच, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। या तो ये 0 होता है या 1 होता है। आउटपुट के केस में आपका लैंप, बजर, रिले, मोटर, फैन, हीटर, सोलनट, वाल्व वगैरह डिजिटल, ये सारे क्या होते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे पढ़ लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है जो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, एनालॉग क्या होता है, एनालॉग होता है जो क्वांटिटी विद टाइम वेरी करती है। जैसे टेम्परेचर है, मान लिया आपने कोई हीटर ऑन किया और आपको 40 डिग्री गर्म करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हीटर के ऑन होते ही 40 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए वो पहले 22 था, तो 22 से वो धीरे धीरे उसको ऑन करते कुछ टाइम बाद जितनी हीटर की कैपेसिटी होगी, 10 मिनट, 5 मिनट, बड़ा हीटर होगा 10 सेकंड में, 20 सेकंड में वो उसको पहुंचाएगा। तो यहाँ पे क्या है, विद इन टाइम, जो विद इन टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, वो क्या है, एनालॉग इनपुट होते हैं। डिजिटल में क्या था, या तो इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होते हैं। तो इसमें क्या है, इस तरीके से एनालॉग सिग्नल रहते हैं, वोल्टेज या करंट की फॉर्म में सिग्नल रहते हैं एनालॉग के अंदर। और आपके जो एग्जांपल है, आपके सिग्नल्स फ्रॉम जैसे लोड सेल, आरटीडी, थर्मोकपल, एक्सलोमीटर, ये सारे क्या होते हैं, आपके एनालॉग इनपुट के एग्जाम्पल होते हैं पीएलसी के केस में। ठीक है, एनालॉग इनपुट क्या होता है, कंटिन्यूस इन नेचर होता है, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में आता है। इसका स्टैंडर्ड रहता है, जैसे डिजिटल का स्टैंडर्ड रहता था ना 24 वोल्ट, ऐसे ही जो एनालॉग सिग्नल है इसका भी स्टैंडर्ड रहता है। या आपको या तो करंट की फॉर्म में मिलेगा या वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा। करंट की फॉर्म में या तो 4 to 20 मिली एम्पियर आपका सिग्नल हो सकता है, 0 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है। वोल्टेज की फॉर्म में 0 से 5 वोल्ट और 0 से 10 वोल्ट डीसी की फॉर्म में आपका सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है आपके, एलवीडीटी, लोड सेल, थर्मोकपल, आरटीडी, कोई फ्लो ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, जो एनालॉग टाइप के हैं वो सारे आपके क्या हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल हैं। अब बेसिकली बात करते हैं ओमरॉन की पीएलसी के बारे में कि ओमरॉन की पीएलसी, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग टाइप की पीएलसी, कॉम्पैक्ट पीएलसी, रैक्ड पीएलसी, मॉड्यूल पीएलसी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग करने के लिए इन पीएलसी की क्या जरूरत, किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप। इस कंप्यूटर या लैपटॉप में आपके पास होना चाहिए उस पीएलसी का सॉफ्टवेयर। जैसे ओमरॉन पे काम करना है तो आपके पास होना चाहिए CX प्रोग्रामर या सिस्मैक्स स्टूडियो, दोनों अलग अलग सीरीज को सपोर्ट करते हैं। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएंगे। अभी के लिए सॉफ्टवेयर का नाम समझो कि कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, CX प्रोग्रामर या सिस्मैक्स स्टूडियो। तो आपको काम करने के लिए, कोर्स करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है एक लैपटॉप की। उस लैपटॉप के अंदर आपके पास विंडो 10 होना चाहिए और उस विंडो 10 लैपटॉप में आपके पास होना चाहिए CX प्रोग्रामर या सिस्मैक्स स्टूडियो। ठीक है, और एक होनी चाहिए आपके पास पीएलसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास सिमुलेटर से भी काम हो सकता है, हम सिमुलेटर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या और होना चाहिए आपके पास केबल कम्युनिकेशन का, जो इस लैपटॉप को इस पीएलसी के साथ जोड़ेगा। ओमरॉन के अंदर बेसिकली USB B टाइप का कम्युनिकेशन केबल इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग टाइप के पीएलसी हैं ओमरॉन के। ठीक है, CS1G सीरीज, NX सीरीज, CP2E सीरीज और CZ2H सीरीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था।
ठीक है, अब इसके अंदर क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओमरॉन की कॉम्पैक्ट पीएलसी इस तरीके से रहती है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और पावर सप्लाई इसी के अंदर रहता है। ठीक है, ओमरॉन की जो मॉड्यूलर पीएलसी है मैंने आपको बताया था CJ2M करके जो सीरीज आती है, इस तरीके से पीएलसी रहती है। इसमें यहाँ पे सीपीयू के अंदर एक स्लॉट रहता है और ऐसे जो मॉड्यूल्स हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इस तरीके से रहते हैं। ये जो स्लॉट है इसमें यहाँ पे इन आईओ मॉड्यूल के साथ फिक्स हो जाता है, यहाँ पे ये इसके अंदर अटैच हो जाता है और इस तरीके से पूरे का पूरा एक ये मॉड्यूल जो है वो असेंबल हो जाता है। ठीक है, ओमरॉन की जो रैक टाइप पीएलसी है वो इस तरीके से रहती है, पीछे एक रैक रहता है, उस रैक पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को माउंट करते हैं। ये देखिए, ये पीछे की तरफ एक रैक मिलेगा आपको ओमरॉन का ऐसे, यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल है वो आपके माउंट हो जाएंगे। ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर पीछे ऐसे सेम स्लॉट कटा होगा यहाँ पे, और ये जो है इस रैक के ऊपर माउंट हो जाएगा। मॉड्यूलर के अंदर क्या था, मॉड्यूलर के अंदर देखिए यहाँ पे सीपीयू के साथ ही एक स्लॉट था जो आगे फंसता था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, किसी चीज पे माउंट नहीं होते थे ऐसे। ये इसमें इसको जब इस दूसरी तरफ देखोगे तो इसमें भी ऐसा एक स्लॉट होगा, उसके आगे फिर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आगे ये असेंबल होते चले जाते हैं मॉड्यूल। और रैक टाइप पीएलसी के अंदर क्या रहता है, एक रैक रहता है। देखिए कि रैक है, इस रैक के ऊपर पीछे जो रैक दिख रहा है, इस रैक के ऊपर इनपुट आउटपुट जो है वो मॉड्यूल माउंट होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है रैक टाइप के अंदर और मॉड्यूलर टाइप पीएलसी के अंदर। ये डिफरेंट टाइप के पीएलसी मॉड्यूल्स हैं, इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल्स, सीपीयू मॉड्यूल्स, पावर सप्लाई मॉड्यूल, इस तरीके से आते हैं अलग अलग सीरीज के और ये अलग अलग जगह पे लगते हैं। तो ये तो था पीएलसी के बारे में कि पीएलसी क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर रहता है। ठीक है, अब जो आपको मैं बता देता हूं कि जो मॉड्यूलर टाइप पीएलसी होती है, रैक टाइप पीएलसी होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। देखिए, जो मॉड्यूलर टाइप या रैक टाइप पीएलसी है इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक पावर सप्लाई मॉड्यूल आपको लेना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, चलाने के लिए। फिर आपको लेना पड़ेगा एक सीपीयू, ठीक है। फिर आपको लेना पड़ेगा कम्युनिकेशन मॉड्यूल जिसमें आप कम्युनिकेशन करोगे। अगर आपका सीपीयू के ऊपर ही इनबिल्ट कम्युनिकेशन का मॉड्यूल आपको मिल रहा है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं मिल रहा तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगाने पड़ेंगे इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें चाहिएंगी एक मॉड्यूलर या रैक टाइप पीएलसी को असेंबल करने के लिए। ये सारी की सारी कैसे लगेंगी, देखिए यहाँ पे एक रैक टाइप पीएलसी दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले पावर सप्लाई मॉड्यूल है, उसके बाद आपका सीपीयू मॉड्यूल है, फिर तीसरा आपका सीएम कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, और फिर चौथा जो आपका है आउटपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है। तो इस तरीके से जो रैक टाइप पीएलसी है उसके अंदर सारे का सारा आपकी चीजें आपको असेंबल करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी। अब ये था सारा कुछ पीएलसी के बारे में ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा CX प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहां से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, और कैसे आपको अपनी प्रैक्टिस को है स्टार्ट करना है, कैसे आपको आगे चीज़ों को करना है। अगर आप और भी बेटर वे में सीखना चाहते हो तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो काफ़ी कम प्राइस में, ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 3,500 रुपये में वो अवेलेबल है। 3,500 रुपये पे करके आप ये सारे नोट्स ले सकते हो और जो भी प्रैक्टिकल वगैरह है वो ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको आगे कर पाओगे। अब वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।